भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप सबको अगर याद हो तो मैंने कांग्रेस की पृष्ठभूमि के समय आपको बताया था। कांग्रेस के सभी लोगों के कमेंट मुझे दिख रहे हैं, वेरी गुड। गोलू कुमार सोनू जी, मंडी जी, निधि, दयानीलाल फलजी, सुनीता, बहुत सारे लोग हैं, सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं और पढ़ाई को कायम रखते हैं। क्लास के बीच में कोई कमेंट्स नहीं लूंगा, क्लास के अंत में जो कमेंट्स मुझे विजिबल दिखेंगे उन कमेंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पृष्ठभूमि। तो मेरे सभी साथी हेडिंग लगाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब आइए एक दो महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम जिन चीजों की चर्चा करने वाले हैं उसमें जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं वो बात है पृष्ठभूमि की, यानी बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। चलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे हैं। पृष्ठभूमि कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर पृष्ठभूमि कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस प्रकार से हुआ, इसकी हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था दोस्तों जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसको हम कहते हैं इंडियन नेशनल यूनियन। इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर लें तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1884 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। 1884 में इसका गठन हुआ जो है मूलतः भारतीय राष्ट्रीय संघ की अगर हम बात कर लें। सर जी मैं भी आपका ही बच्चा हूं कमलेश भारती जी, मैं कमेंट्स बीच में नहीं ले पाऊंगा, आप समझिए कि बहुत ज्यादा संख्या होती है बच्चों की जिस वजह से कमेंट्स लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए और डिस्टर्ब ना करें क्लास को ताकि मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की जब हम बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन 1884 में हुआ। एवो ह्यूम इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे और इसमें कुल 27 सदस्य हुआ करते थे, 27 सदस्य। और ये जो 27 के 27 सदस्य थे इन लोगों की बैठक हुई। इन लोगों की इस 27 के 27 सदस्यों की क्या हुई साथियों, इनकी बैठक हुई। इनकी बैठक हुई तो इनकी बैठक इसलिए बुलाई गई क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के बनने से पहले भारत की जनता में असंतोष की भावना थी। बैठक बुलाने का कारण अगर आप पूछेंगे तो भारतीय जनमानस में असंतोष की भावना हुआ करती थी। भारतीय जनमानस में असंतोष की भावना हुआ करती थी, असंतोष की भावना हुआ करती थी। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि भारत की जनता बड़ी नाराज थी। नाराज इन बातों से थी कि भारतीय जनमानस को अंग्रेजों के द्वारा शोषित किया जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा उनका दोहन किया जा रहा था। भारतीयों में असंतोष की भावना थी। तो अगर हम भारतीयों की बात करें तो संपूर्ण भारत की जब हम बात करें तो ये पूरा बांग्लादेश वाला इलाका भारत था, ये पूरा पंजाब पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला ये इलाका भारत था। और इस भारत के इस इलाके में और भारत के इस इलाके की अगर हम बात करें तो भारत का ये इलाका भारतीयों का यह इलाका काफी ज्यादा असंतोष था। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में मतलब कंप्लीट की अगर हम बात करें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पूरी जनता में गुस्से की भावना थी, पूरी की पूरी जनता में असंतोष की भावना थी। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनमानस क्यों असंतोष में था भाई। तो याद कीजिए पिछली क्लास में मैंने बताया था कि भारत के लोगों को क्यों गुस्सा था। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अंग्रेजों की नीतियों का ही परिणाम था कि भारतीय लोग जो है, भारत के जो साहूकार थे वो जमींदार बन गए थे और भारतीय किसान जो थे वो खेतीहर मजदूर बन गए थे। अब वैसी परिस्थिति के अंदर में जब संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में जब लोगों के बीच जनमानस में असंतोष की भावना थी तो असंतोष की भावना का कारण क्या था, लोग क्यों नाराज थे। तो लोगों के नाराज होने का एकमात्र कारण था वो था अंग्रेजों की दमनकारी और शोषणकारी नीतियां, अंग्रेजों की सप्रेसिव पॉलिसी, यानी अंग्रेजों की दमनकारी एवं शोषणकारी नीतियां, अब अंग्रेजों ने जब भारत के लोगों को इतना ज्यादा दबा दिया तो भाई बम तो फूटेगा ही। और वैसी परिस्थिति को देखते हुए, जी हाँ बिल्कुल ये टाइम सही है, बिल्कुल ये क्लास का समय बिल्कुल सही है। अंग्रेजों की दमनकारी एवं शोषणकारी नीतियों को देखते हुए भारत की जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा था। और जब अंग्रेजों को ये लगा कि ये गुस्सा जो है एक क्रांति में बदल रहा है, अंग्रेजों की जो इंटरनल रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में उन्हें यह बताया गया कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, हर इलाके में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जो है, भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद की जो भावना है, जनमानस में जो राष्ट्रवाद की भावना है वो कूट कूट कर भरी है। अब आप समझिए कि अगर भारतीय जनमानस है और उस जनमानस में यानी भारत की जनता में अगर राष्ट्रवाद की भावना का उफान है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण, राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की भावना अगर जागृत है, राष्ट्रवाद की भावना जो है इन लोगों में जागृत है, इसका परिणाम यह हुआ तो अंग्रेजों को एक रिपोर्ट आई और अंग्रेजों को उस रिपोर्ट ने बताया कि तुम बाबू बैठे हो कलकत्ता में। कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी थी। ये जो कलकत्ता थी ये क्या थी, अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी। कलकत्ता जो है भारत की राजधानी थी जहां से इस समय अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो रिपोर्ट में बताया गया कि सारे लोगों में इतना गुस्सा है कि अगर तुम इनकी बात नहीं सुनोगे तो ये लोग अटैक कर देंगे कलकत्ता पर, और अगर कलकत्ता पर अटैक हो गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तुम्हें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। और जब ये बात आ गई कि तुम्हें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं बचेगा, तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए भाई।
तो इन्होंने कहा कि एक ही रास्ता है, एवो ह्यूम ने कहा कि एक ही रास्ता है। रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि ये जो राष्ट्रवाद की भावना कौन जगा रहा है? आखिर कोई तो है जो भारतीय जनता को पीन मार रहा है कि उठो उठो भारत के लोग, उठो उठो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज लगाओ। कोई तो है। वैसी परिस्थिति के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना कोई तो जागृत कर रहा है। तो पता चला कि भाई ये ब्रिटिश शिक्षित भारतीय हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो पता चला कि ब्रिटिश शिक्षित भारतीय हैं। ये कौन है? तो ये ब्रिटिश शिक्षित भारतीय हैं। तो जब पता किया गया कि ब्रिटिश शिक्षित भारतीय हैं तो इनकी क्या महत्वाकांक्षा है, तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। ये नेता बनना चाहते थे, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में एवो ह्यूम ने कहा कि एक काम करो, इन लोगों की बैठक बुलाओ, इन सब नेताओं की बैठक बुलाओ, बैठक बुलाकर एक संगठन बनाओ, और संगठन बनने से ये होगा कि ये लोग सब अपने बस में आ जाएंगे। और जब ये नेता ही लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम लोग आंदोलन करो, और अगर हम इस नेता को ही अपने पक्ष में मिला लेंगे, देखिए इस नेता जो है, इस नेता को क्या है भाई समझिए, ये नेता जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं, ये नेता बनना चाहते हैं, यही नेता इसको भड़का रहा है। तो वैसी परिस्थिति में अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी पूर्ति कर दी जाए, मतलब इनको नेता बना दिया जाए, इनको इज्जत दे दिया जाए, इनको आदत दे दिया जाए, इनको सम्मान दे दिया जाए, तो वैसी परिस्थिति में ये नेता लोग शांत हो जाएंगे। और अगर ये नेता शांत हो जाएंगे तो ये जो जनता भड़की हुई है अलग अलग इलाकों में, जो जनता यहाँ हमला करना चाह रही है, वो हमला क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं भाई? आखिर ये लोगों में उग्र भावना है, लोग इतने मोटिवेटेड हैं, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना है। क्यों है? क्योंकि ये जो राजनीतिक ब्रिटिश शिक्षित भारतीय हैं, ये लोगों में मोटिवेशन डाल रहे हैं कि उठो उठो देश के लिए लड़ो। अब अगर हम इन्हीं को पकड़ लें कि ना भैया तुम देश के लिए मत लड़ो और लोगों को तुम जो चाहते हो हम तुमको दे देंगे, तो वैसी परिस्थिति में ये पूरा का पूरा मामला क्या हो जाएगा? शांत पड़ जाएगा। यही कारण था कि एवो ह्यूम ने कहा कि संगठन का निर्माण कीजिए, और तब जाकर यहीं पर बना इंडियन नेशनल यूनियन, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ। यहीं पर एवो ह्यूम के आदेश पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का निर्माण हुआ। ये बात क्लियर है? यस और नो जरा बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यस और नो। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है। और तब जाकर भारतीय राष्ट्रीय संघ का निर्माण हुआ। अब आप समझिए, यही भारतीय राष्ट्रीय संघ का निर्माण हुआ। अब समझिए कि आगे क्या होगा। जब ये भारतीय राष्ट्रीय संघ बना, तो इसकी बात ही अलग थी। ध्यान दीजिएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जब बना, तो ये संघ बना कब? तो इसका गठन हुआ 1884 में, 1884 में। अब जब इसका गठन हुआ 1884 में, तो इसकी बैठक बुलाई गई पूना में। इसका गठन हुआ 1884 में, और तब जाकर इसकी बैठक जो है मेरे दोस्तों, बैठक हुई इसकी पूना में। पूना में जब पूना में बैठक हुई, तो इस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ? इस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ? तो इस बैठक में शामिल हुए साथियों भारत के राष्ट्रवादी नेता। अब ये राष्ट्रवादी नेता कौन है? ये राष्ट्रवादी नेता कहने का मतलब है ब्रिटिश शिक्षित भारतीय नेता। और इनकी संख्या बल की बात करें तो ये कुल 27 सदस्य जो है इस बैठक में शामिल हुए। और जब ये बैठक शुरू हुई, तो इस बैठक का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इस बैठक का नेतृत्व कर रहे थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी एओ ह्यूम इसका नेतृत्व कर रहे थे। अब एवो ह्यूम को तो भाई इनको बहला फुसला के रखना था। तो वैसी परिस्थिति में एवो ह्यूम को जब इनको बहला फुसला के रखना था, तो वैसी स्थिति के अंदर में एवो ह्यूम को जब इनको बहला फुसला के रखना था, तो एवो ह्यूम ने सबको बैठक में बुलाया, इज्जत पानी दिया, और इन 27 सदस्यों से पूछा कि आखिर आप चाहते क्या हैं? आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि अंग्रेजों की नीतियां ऐसी हैं वैसी हैं, तो आखिर आप चाहते क्या हैं? आप चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं आपकी? आप हमसे क्या मदद चाहते हैं? बताइए, हम लोग आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। आप लोग जो चाहते हैं वो आप हमें बताइए, आप हम भाई इच्छा की आपकी पूर्ति करेंगे। वैसी परिस्थिति के अंदर में जब नेतृत्व करने की बात आई, तो इन राष्ट्रवादी नेताओं ने इन्हें यह कहा कि भाई हम भारतीय जनता की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। एवो ह्यूम ने कहा ठीक है भाई, हम भी तो यही चाहते हैं कि जनता का भला हो। और वैसी स्थिति के अंदर में एवो ह्यूम ने कहा कि ठीक है, एक काम करिए, आप सभी लोग जितने 27 के 27 सदस्य हैं, आप सभी लोग क्या करें, आप जितने भी सदस्य आए हैं, यानी जो सभी सदस्य हैं, ये सभी सदस्य वापस अपने इलाके में चले जाइए। आप सभी सदस्य जो हैं अपने इलाके में, यानी अपने अपने इलाके में वापस, अपने अपने क्षेत्र में वापस जाएं। क्षेत्र में क्या करें? तो अपने अपने क्षेत्र में वापस जाएं। अपने अपने क्षेत्र में क्या करें? तो अपने अपने क्षेत्र में वापस जाएं, और वापस जाने के बाद लोगों से मिलें और उनकी लोगों से समस्याओं को लें। लोगों से मिलें और लोगों से मिलने के बाद उनकी समस्याओं को सुने, और फिर उनकी समस्याओं को लेकर 1885 ईस्वी में, यानी अगले साल, हम लोग पुनः पूना में मिलेंगे। पूना में बैठक होगी, और जब हम पूना में बैठक करेंगे तो वहां उन समस्याओं पर चर्चा होगी। मैं एक बार फिर से बताता हूं। फिर से बताने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने कहा कि भाई, लोगों से पूछा कि हम बैठक कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ में आप चाहते क्या है? तो इन्होंने बोला कि भाई भारत की जनता का समस्या का समाधान चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब भारत की, एक मिनट रुकिएगा, तो एसी का ब्लेड ऊपर कर दो। इन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में कोई बात नहीं है, आप सभी लोग आए हैं बैठक में, चाय नाश्ता कीजिए, और चाय नाश्ता करने के बाद
चाय नाश्ता कीजिए और चाय नाश्ता करने के बाद आप अपने अपने क्षेत्र में वापस लौट जाइए। जो जहां से आया है वहां लौट जाइए, जो मद्रास का है मद्रास चले जाएं, जो बंगाल का है वो बंगाल चले जाएं, जो तमिलनाडु के हैं वो तमिलनाडु चले जाएं, जो बिहार के हैं वो बिहार चले जाएं। और सब लोग वापस जाने के बाद अपने अपने इलाकों में वापस जाएं, वहां की जनता से मिलें और जनता से मिलने के बाद उनकी समस्याओं को लिखें और लिख कर ले करके वापस अगले साल फिर आएं। और अगले साल जब आएं तो उनकी समस्याओं पर हम डिस्कशन करेंगे। और ये बैठक कहां होगी? तो ये बैठक पूना में होगी। ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? और इन्होंने कह दिया कि आप अगले साल आइए और अगले साल हम लोग बैठक जो है कहां करेंगे? तो अगले साल बैठक हम लोग पूना में करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस। ठीक है, 72 मेंबर थे, उस पर आगे आएगा। सर थोड़ा सा लिखवाइए भी, निशु कुमारी करें, इतना सारा तो लिख रहे हैं, आप बोर्ड पर से उतारते जाइए और जब क्लास खत्म हो जाएगी तो खत्म होने के बाद आप इसका बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड करके आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे कि हम यहाँ लिख के ऐसे साइड में खड़े हो जाएं फिर आप लिखें तो वो ऑनलाइन क्लासेस में फैसिलिटी नहीं मिलती है, उसके लिए आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा और ऑफलाइन में आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है जी, ध्यान रखिए, क्योंकि ये इतना करेंगे तो क्लास में खत्म ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, हर बच्चे के लिखने की स्पीड अलग अलग है। ठीक है ना, इस बात को समझिए। अब जब इन्होंने कहा कि अगले साल पुनः बैठक करेंगे और पुनः बैठक करने पर अगले साल हमारी और आपकी मुलाकात होगी, अगला साल आया 1884 के बाद 1885 आया। अब 1885 जब आया मेरे दोस्तों, तो 1885 में 1885 आया 1885। और जब 1885 आया तो 1885 में बैठक प्रस्तावित थी, आपको भी पता है। बैठक किसकी बैठक होनी थी भाई? तो बैठक होनी थी भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक होनी थी, इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक होनी थी। अब ये बैठक जो थी, इस बैठक का प्रस्तावित स्थान कहां था? ये जो बैठक थी, ये पिछली बार आपने बताओ इसका प्रस्तावित स्थान कहां था? तो प्रस्तावित स्थान साथियों पूना हुआ करता था, पूना। बैठक पुणे में होनी थी। ये बैठक की शुरुआत होती है 20 दिसंबर से और ये बैठक चलता है 28 दिसंबर तक। अब क्या होता है, कैसे होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पुणे में ये बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन इसी टाइम पीरियड पर यहाँ एक हैजा बीमारी, जैसे कैसे कोरोना आया था वैसे ही हैजा महामारी फैली हुई थी। महामारी फैली, तब कोरोना फैलेगा तो क्या वहां बैठक होगी? नहीं होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर हैजा महामारी फैली थी। और जब हैजा महामारी जब फैली थी तो वैसी परिस्थिति के अंदर में देखो भाई, जितने भी लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि पॉइंट बना के पता नहीं क्या था, मैं जितना बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना उतनी बातें अगर आपकी याद रह जाएं तो आप यूपीएससी का पीटी निकाल लोगे। बाकी बीपीएससी की तो बात अलग ही है। ठीक है, आप यूपीएससी का प्रॉब्लम्स निकाल लोगे। ठीक है, इसलिए आप आराम से पढ़ाई करो, आप ज़्यादा ध्यान मत लगाओ इधर उधर। ठीक है, और मुझे भी पढ़ाने दो। अगर आप मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करोगे तो फ्लो टूट जाता है, और जब फ्लो टूट जाएगा तो वैसी परिस्थिति के अंदर में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, फ्लो टूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब हैजा बीमारी फैली थी तो वैसी परिस्थिति में स्थान में परिवर्तन कर दिया गया और तब जाकर नया स्थान जो था, स्थान में परिवर्तन हुआ। और स्थान में परिवर्तन कहकर ये नया स्थान कहां हुआ? तो नया स्थान साथियों बॉम्बे में निर्धारित हुआ। नया स्थान बॉम्बे में निर्धारित हुआ। अब जब बॉम्बे की बात करते हैं तो बॉम्बे में ये बैठक शुरू हुई मेरे दोस्तों। बॉम्बे में ये कहां पर हुई ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बॉम्बे में साथियों ये बैठक शुरू हुई और बॉम्बे में ये बैठक हुई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। बॉम्बे में ये बैठक हुई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और जब ये बैठक हुई तो इन बैठक में कौन भाग लेगा? इस बैठक में भाग कौन लेगा? तो इस बैठक में भाग कौन लेगा? कौन आएगा इस बैठक में? तो इस बैठक में साथियों भारत के विभिन्न प्रांतों के इस बैठक में साथियों भारत के विभिन्न प्रांतों के नेता आए थे। भारत के अलग अलग प्रांत के अलग अलग नेता थे और सब लोग अपनी अपनी समस्या, क्योंकि इनको बुला ही गया था कि भाई अपनी अपनी समस्या लेकर के आइए। और तब जाकर ये लोग जो है अपनी अपनी भारत के विभिन्न अलग अलग प्रांतों में गए, लोगों से मिले और वहां से फिर समस्याओं को इकट्ठा किया। और समस्याओं को इकट्ठा करने के बाद ये सभी के सभी नेता उस बैठक में पहुंचे। अब अलग अलग विभिन्न प्रांतों के नेता आए थे। अच्छा, प्रांतों की बात हुई तो भारत में कुल कितने प्रांत थे बताइए? आजादी से पहले भारत में कुल कितने प्रोविंस हुआ करते थे? जरा कमेंट करके बताइए कि आजादी से पहले भारत में कुल कितने प्रांत हुआ करते थे? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, जरा कमेंट कीजिए। मैं 1 मिनट में पानी पीता हूँ। ठीक है, आप कमेंट करें, मैं पानी पीता हूँ। 2 मिनट में पानी पीता हूँ मैं। हमको तो कोई हड़बड़ाहट नहीं, मेरे पास पूरा टाइम है। हम अगले 1-1.5 महीने तक पढ़ाना चाहते हैं आपको। आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें। ये है भारत। इस भारत की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो इस भारत में सबसे पहले प्रांत की जब हम बात करते हैं तो प्रांतों की कुल संख्या की अगर हम बात करें, कुल प्रांतों की बात करें तो ये कुल प्रांतों की संख्या है 11।
कितना है? 11 है। कुल प्रांतों की संख्या 11 है। ठीक है, अब सुनिए, याद करना है, मेरे साथ साथ याद करिए। यहां पर यूपी है, तो यूपी में जो प्रांत है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं संयुक्त प्रांत, यानी यूनाइटेड प्रोविंस। यहां एक प्रांत है जिसे हम प्यार से बिहार बुलाते हैं, यहां एक प्रांत है जिसे हम बंगाल बुलाते हैं, यहां एक प्रांत है जिसे हम उड़ीसा बुलाते हैं, यहां एक प्रांत है जिसे हम मद्रास बुलाते हैं, यहां एक प्रांत है जिसे हम बॉम्बे बुलाते हैं, यहां एक बीच में प्रांत है मध्य प्रदेश वाला इलाका जिसे हम मध्य प्रांत बुलाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो यहां एक प्रांत है जिसे हम पंजाब बुलाते हैं, उसी प्रकार से यहां एक प्रांत है जिसे हम पश्चिमोत्तर प्रांत बुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहां एक प्रांत है, इस प्रांत को हम सिंध प्रांत बुलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहां एक प्रांत है और इसे हम असम प्रांत बुलाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में प्रांतीय व्यवस्था की जब बात हो तो भारत में कुल कितने प्रांत हैं, तो भारत में प्रांतों की संख्या अगर हम बात करें तो वो 11 है। ठीक है, भारत में अगर हम प्रांतों की संख्या की बात, ठीक है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में अगर मैं आपसे कहूं तो भारत में कुल प्रांतों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, अब समझिए, पीछे आते हैं। तो इस बैठक में बॉम्बे में ये बैठक हुई, होना था पूना, हैजा फैल गया, स्थान में परिवर्तन कर दिया गया, बॉम्बे में बैठक हुई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। उस बैठक में भारत के विभिन्न प्रांतों के नेताओं ने भाग लिया। अब सवाल उठता है कि इस बैठक में कुल कितने नेताओं ने भाग लिया? कुल सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो 72 मेंबर्स, जरा सभी लोग कमेंट करो एक बार, 72 लोगों ने, यानी 72 सदस्यों ने साथियों क्या किया? तो 72 सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा। साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब जब 72 सदस्य आते हैं तो ये बैठक शुरू होती है और तब जाकर अलग अलग जगहों पर बातें शुरू होती है। और जब इन 72 सदस्यों की हम बात करते हैं तो ये 72 सदस्य भारत के विभिन्न प्रांतों से आए थे, यानी भारत के विभिन्न प्रांतों से 72 प्रतिनिधियों ने, यानी रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहा है, 72 रिप्रेजेंटेटिव्स यानी 72 प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा किस प्रांत से भाई? तो बॉम्बे प्रांत से। कितने लोग? दूसरा कहां? तो मद्रास प्रांत, तो 21 लोग। तीसरा अगर पूछे कहां से, तो संयुक्त प्रांत से 7 लोग। चौथा पूछे कहां से, तो पंजाब से। कितने लोग? 3 लोग। पांचवा पूछे कहां से, तो बंगाल से, और बंगाल से भी कितने लोग? तो 3 लोग। और कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या हो गई 72। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे, बहुत ज्यादा ना चेस्ट पेन कर रहा है, सीने में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, सुनिए, तो कुल 72 लोग थे और इन कुल 72 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधियों की संख्या थी वो बॉम्बे प्रांत से आई। प्रतिनिधि आए, शुरू हुए, बैठक की शुरुआत हुई, ये बैठक चल रही थी। इस बैठक में इन प्रतिनिधियों ने इस बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पारित किए। कितने प्रस्ताव पारित किए? 9 प्रस्ताव पारित। अब इन प्रतिनिधियों ने 9 प्रस्ताव पारित किया, इस बैठक में 9 प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन उसी समय एक और प्रपोजल आया और वो प्रपोजल दिया दादा भाई नौरोजी। एक नया प्रस्ताव जब ये बैठक संपन्न होने वाली थी उससे ठीक पहले 26 दिसंबर को, साथियों कितने तारीख को? 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर 1885, 26 दिसंबर 1885 को एक नया प्रस्ताव आया और वो नया प्रस्ताव पेश किसने किया? तो वो नया प्रस्ताव साथियों पेश किया दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, यानी दादा भाई नौरोजी ने इसी बैठक में, जिस बैठक में 72 प्रतिनिधि थे, उसी बैठक में 9 प्रस्ताव पारित हुए और अंतिम एक नया प्रस्ताव 26 तारीख को दादा भाई नौरोजी ने पेश किया। साथियों, आपको जानकर हैरानी हो गई कि दादा भाई नौरोजी ने, अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने कौन सा प्रस्ताव दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल देना चाहिए। और इस बैठक में यह तय था, बिहार से कोई नहीं था, क्योंकि बिहार उस समय बंगाल प्रांत में आता है, लेकिन बिहार की अगर स्पेसिफिकली आप बात करेंगे तो बिहार से इसमें कोई नहीं था। एक भाई ने सवाल पूछा, मुझे दिख गया तो मैंने बता दिया। सुनिए, अब ये जब बैठक शुरू हुई थी, जब 20 दिसंबर को, मेरे दोस्तों 20 दिसंबर को बैठक शुरू हुई, तो उस समय इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? उस समय इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था, संघ था।
दादा भाई नौरोजी ने प्रस्ताव रखा, दादा भाई नौरोजी ने प्रस्ताव दिया नाम परिवर्तन का। इन्होंने प्रस्ताव पेश किया नाम परिवर्तन का, और इन्होंने कहा कि नाम में बदलाव होना चाहिए, और इस नाम परिवर्तन वाले प्रस्ताव पर मुहर लगी, और तब जाकर इसका नया नाम आया, और नाम बदलकर कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो वो संस्था जिसका नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, उसके नाम का परिवर्तन हो गया, और ये परिवर्तन कब हुआ साथियों? तो ये परिवर्तन हुआ 26 दिसंबर 1885 को। इसीलिए जब एग्जाम में पूछे कि कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो कांग्रेस का गठन हुआ साथियों कितने तारीख को, है ना, कितनी तारीख को? तो 26 दिसंबर 1885 को। अब अनिल कुमार यादव जी, इतिहास तो बदलता नहीं है ना, ठीक है। और 26 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया। अब ये जो कांग्रेस का गठन हुआ, तो इसके कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। कांग्रेस जो नाम में संघ से बदलकर कांग्रेस कर दिया, संघ का मतलब था यूनियन। देखिए मद्रास और पूना दोनों पे है, मद्रास में पहली बैठक हुई थी आर्य पाठक जी, लेकिन बाद में उसको हम लोग पूना ही लेते हैं, ठीक है ना। अब आइए, अब जब इस कांग्रेस शब्द की बात हुई, तो कांग्रेस शब्द उन दिनों में उत्तरी अमेरिका में प्रचलित था। यह शब्द लिया कहां से गया? तो उत्तरी अमेरिका से यह शब्द लिया गया। और इस शब्द का मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द का मतलब होता है, इस शब्द का क्या मतलब होता है? तो शब्द का मतलब होता है लोगों का एक समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल। अब इस बात को समझिए कि अंततः वो पॉलिटिकल पार्टी जो अभी तक भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानी जाती थी, वो पॉलिटिकल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई, और बिहार से 0 रुपीस वाले लोग थे, यानी 0 लोग थे, बिहार से इसमें कोई शामिल नहीं था। देखिए भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर स्पीड स्लो है, मेरी बात को समझिए, स्पीड स्लो नहीं है। अगर आप कहेंगे मुझे फास्ट करने की, तो हम फास्ट कर देंगे, ठीक है। अब 26 दिसंबर को ये बैठक शुरू हुई, और अंततः ये समाप्त कब हुई बैठक? 28 दिसंबर 1885 को। इसीलिए जब हम गठन की तिथि लेते हैं तो 28 दिसंबर 1885 लेते हैं, और अंततः कांग्रेस जो है बन गई। अब जब कांग्रेस बनी, तब उसके बाद देश का वातावरण ही बदल गया। क्यों भाई? क्योंकि जब कांग्रेस बनी, तो उसके बाद कांग्रेस के सामने चुनौतियां जो हैं पूरी तरीके से खड़ी हो गई। उन चुनौतियों को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे एक व्यक्ति विशेष की, जिसका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी हम बात करने वाले हैं एओ ह्यूम की। तो अगर आप मुझे कहें, तो मैं आपको एओ ह्यूम के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें, तो मैं आपको एओ ह्यूम के बारे में बताना चाहता हूं। और अगर आप एओ ह्यूम के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको काफी ज्यादा चीज सीखने को मिलेगा, और काफी ज्यादा चीज जानने को मिलेगा, ठीक है। अब आइए एओ ह्यूम को समझते हैं। मेरी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि एक बार में सबको समझ में आए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ, मैं इन बातों पर भरोसा रखता हूँ। मुझे स्पीड पढ़ाने में क्या है, मैं तो दनादन पढ़ा दूंगा भाई। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम का पूरा नाम साथियों, एओ ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हुआ करता था। यह मूलतः अगर बात करें तो ये कहां के निवासी थे? तो यह स्कॉटलैंड के निवासी थे। कमेंट करो जरा सभी लोग, कहां के निवासी थे एओ ह्यूम? स्कॉटलैंड के निवासी थे। दूसरा, अगर हम इनसे बात करें तो एओ ह्यूम भारत कब आए? तो भारत में साथियों जब हम बात करते हैं, तो भारत में ये आईसीएस अधिकारी थे। कौन से अधिकारी थे? आईसीएस अधिकारी थे, यानी भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के। भारत की अगर हम बात करें तो आईसीएस अधिकारी में ये जो है 1849 के अंदर में, 1849 में इन्होंने बंगाल सिविल सेवा, कैसे हमारे यहाँ बीपीएससी होता है बिहार सिविल सेवा, तो ऐसे ही आईसीएस में बंगाल सिविल सेवा में ये थे, बंगाल सिविल सेवा के अधिकारी थे। ये ज्वाइन किया था इन्होंने। ज्वाइन कब किया? तो 1849 में किया। रिटायरमेंट की अगर बात करेंगे तो ये रिटायर्ड हुए 1882 में, 1882 में, 1882 में, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात करें तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को भारत में ये भारतीयों के प्रति बड़े उदार थे। ये व्यक्ति जो है चूंकि अधिकारी थे, लेकिन ये भारतीयों को बड़ा प्यार करते थे, इसीलिए हम कहते हैं कि ये भारतीयों के प्रति उदार हुआ करते थे। इनकी उदारता का ही कारण था कि इन्हें विभिन्न उपाधियों से नवाजा गया था। जैसे सबसे पहली उपाधि इन्हें मिली थी, ये क्वेश्चन भी है, हर्मिट ऑफ शिमला। ये इकलौता मैं टीचर था जो मैंने पढ़ाया था, और ये एग्जाम में आया भी था पिछली बार, है ना। हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि मिली थी। पीपल्स फ्रेंड की उपाधि मिली थी, जनता के मित्र की उपाधि मिली थी। इनको दो दो उपाधियां दी गई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में पक्षी विज्ञान के जनक माने जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम एक और बात करें तो कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
उसके अलावा बात करें तो ये कांग्रेस के सचिव के पद पर थे। और कांग्रेस के सचिव के पद पर हम बात करें तो कांग्रेस के सचिव थे ये 1885 से लेकर 1905 तक, 1906 तक थे बेसिकली। 21 वर्षों तक ये व्यक्ति लगातार, जितने दिन गांधी भारत से बाहर रहे उतने ही दिन ये व्यक्ति क्या था, तो कांग्रेस का सचिव था। उदार का मतलब लिबरल, तुम्हारी मां तुम्हारे प्रति उदार है, मतलब तुमसे नाराज नहीं होती है, प्यार करती है, ठीक है। Is it clear to everyone in the class? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है?